हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक वितान का पाठ आलो अंधारी का भाग 6 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा कि बेबी हालदार के जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन आ रहे हैं। उसका जीवन थोड़ा सुखमय हो चुका है, उसका बड़ा बेटा भी उसके साथ ही रहने को आ चुका है और वहाँ जो उसके जो तातूस हैं, उसके छोटे बेटे के जो मित्र हैं रमण दा और सुखदीप दा, वो उनके आने से उनके घर में थोड़ी सी चहल पहल होने लगी है। और कुछ ही समय के लिए, क्योंकि जल्दी ही उन दोनों को काम पर जाना शुरू कर दिया है, इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातूस ने काम दिया था जहाँ साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था कि वो उसके बेटे को पढ़ाएंगे भी। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते हैं, क्योंकि अब वे बड़े और सरकारी स्कूल में जाने लग गए हैं। अर्जुन दा, रमण दा और सुखदीप दा काम पर से लौटकर फौरन सोने चले जाते हैं। तातूस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम कर आ सकती हो, बच्चे वहाँ खेलेंगे और तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। उनकी बात मान के मैं रोज शाम को बच्चों के साथ में वहाँ जाने लग गई। पार्क में बहुत सी बंगाली औरतें आती थी, वे वहाँ उन घरों के बच्चों को घुमाने लाती थी जहाँ वे काम करती है। उनमें से कई मुझे देखकर मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती, तुम बंगाली हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है। वहाँ कई जवान लड़के भी आते हैं और उनमें बंगाली भी होते थे। वे भी मुझसे बातचीत करना चाहते थे और मौका ना मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर उनसे बातें करते थे। यदि कोई स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो उससे बात न करना कैसे संभव है। सही बात है, अगर कोई आकर होकर आपसे बात करेगा तो आपको बात करनी ही पड़ेगी। फिर भी ऐसे लोगों से मैं अधिक बातें नहीं करती थी और न ही अपने बारे में उन्हें कुछ बताती थी, क्योंकि बात करने के पीछे उनका आशय क्या है ये हमें समझ जाती थी कि वो लोग क्यों बात करना चाहिए। एक अकेली महिला समाज में जब होती है तो उससे लोग क्यों बातें करना चाहते हैं। तातूस ने ठीक ही कहा था कि मैं वैसा ही सोचती थी। देखती भी थी कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछने लगते जिनके जवाब देने मेरे लिए एकदम अच्छे नहीं होते थे, और बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। ये सब देखकर सुनकर अब मेरी बाहर निकलने की ही इच्छा नहीं होती थी, लेकिन बच्चों की खातिर मुझे जाना पड़ता था, क्योंकि उन्हें भी तो घर से बाहर निकालना था मुझे। एक दिन पार्क में मैंने एक लड़की को एक बच्ची के साथ देखा और उसे मैं पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहाँ कोई बातचीत नहीं करता था। वह बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ खेल खाल कर चली जाती थी। वह पार्क में आती तो कुछ एक लड़के उसे देखकर आपस में हंसी मजाक करते थे। मतलब वो समझ गई थी कि कुछ न कुछ तो बात है इस लड़की के साथ। शायद वह किसी की ओर देखती तक नहीं थी। वह देखने में नेपालियों जैसी दिखती थी, लेकिन वह बच्ची से वह बंगाली में बातें करती थी, जिससे मुझे लगता है कि बंगाली हो सकती है। उनकी वयस 20-22 साल की होगी और साफ मालूम होता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ, उसकी शादी नहीं हुई। उसे देखकर मुझे बहुत माया होती थी, मतलब उसे बड़ा प्रेम होता था उसके साथ में। और मैं सोचती थी कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा। मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया तो वह खुशी खुशी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास बैठा लिया और पूछा, क्या तुम बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम सुनीति बताया। उस दिन से उससे मेरा अच्छा मेल जोल हो गया था और हम एक दूसरे से रोज पार्क में मिलने लग गए थे। मतलब उसने अपनी दोस्त बना ली थी, सहेली बना ली थी। किसी दिन न मिल पाने पर हम दोनों उदास हो जाते थे। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। जिस दिन उसका जन्म हुआ था उसी दिन उसकी माँ नहीं रही थी। जब वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की मृत्यु हो गई थी। उसे उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था, और बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वह मैं जानती हूँ। सुनीति जिस दिन अपने घर चली गई थी उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी, और तब तक ये मालूम नहीं था कि वह अगले ही दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा था, तुम कल अपना पता लिख कर ले आना, मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर गई, लेकिन वह नहीं आई थी, वो चली गई थी। यह बात उस समय भी मेरे मन में नहीं आई। उसके अगले दिन भी मैंने उसे नहीं देखा था। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वह आया करती थी वो बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई है। मैंने सोचा उसे शायद मुझसे मिलने का मौका नहीं मिला होगा। वह कर भी क्या सकती थी, जिसके यहाँ रहती थी उन्हीं के कहने पर तो उसे चलना था। सही बात है, अगर आप किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, आप नौकर हैं, तो उन मालिक के कहने पर आपको उसके अनुसार चलना होता है। सुनीति के न रहने से पार्क में मेरा मन भी नहीं लगता था और मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया था। जितना समय वहाँ बिताती थी उतना अब मैं लिखने पढ़ने में बिताने लगी। मतलब उसने बचे हुए समय का इस्तेमाल अपने लिखने पढ़ने में शुरू कर दिया था। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी उसे तातूस ने फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया था। तातूस हठात एक दिन मुझसे बोले, बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो उठी।
देखती रही, फिर बोली मेरी चिट्ठी मुझे भेजने, चिट्ठी भेजने वाला तो कोई है ही नहीं, चिट्ठी भेजने वाला तो कोई नहीं है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उसके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा सुनाइए ना, देखूं क्या लिखा है उन्होंने। मतलब तातूस के एक मित्र ने भेजी थी चिट्ठी। तातूस ने मुझसे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगे। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। तुम्हारे तातूस ने सचमुच ही एक हीरा खोज निकाला है। मैं बहुत लज्जित हूँ कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूँ, लिख नहीं सकता। वो बताते कि अगर मैं बांग्ला में लिख सकता चिट्ठी तो तुम खुद मेरी चिट्ठी पढ़ती। मैं तुम्हारे तातूस से 1 वर्ष बड़ा हूँ। इस वजह से मैं भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है मेरी, पर वह संभव नहीं है। तुम कुछ किताबें पढ़ो, तातूस के पास से बांग्ला अभिधान लेकर रोज उसे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की मेरी बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी वे सभी उसे चमत्कार लेखन मानते हैं। मतलब उसके लेखन की अब काफ़ी तारीफ होने लगी थी और अब मान सकते हैं कि इस तरह से अब उसके लेखन की यात्रा और आगे बढ़ने वाली थी। इस पाठ के आगे के भाग को हम इसके अगले भाग में पढ़ेंगे। धन्यवाद।